नमस्कार। कक्षा 11 हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है बेटा। आज हम हमारी वितान की पाठ्य पुस्तक के तृतीय पाठ आलो आंधारी, जिसकी लेखिका है बेबी हालदार, के पूरे जीवन परिचय का एक अच्छा सा विवरण जानने की कोशिश करेंगे, जिसमें बेबी हालदार ने अपने आप मतलब जो उनकी आप बीती परिस्थितियां हैं, उन आप बीती परिस्थितियों को इस ढंग से अंकित करने का प्रयास किया है जो आप बीती न लगकर हमें जग बीती लगती है। यानी संपूर्ण इस जीव जगत में जिस तरह से स्त्रियों का स्थान है, स्त्रियों को उसी स्थान से जो है वो पदच्युत किया जा रहा है और उसके स्थान पर उसका मान और सम्मान को जो क्षति और ठेस पहुंचाई जा रही है, उसके विरुद्ध एक आक्रोश का स्वर दिखाई देता है। लेकिन साथ में उस महिला, उस नारी ने पूर्ण शक्ति संपन्न होकर के उस परिस्थितियों का संघर्ष करके, उससे जूझ करके अपने आप को एक ऐसे रूप में प्रतिष्ठित किया है जो वास्तव में काबिले तारीफ है। बेबी हालदार को यहाँ पर सहयोग मिला तातुश का, तो तातुश जो है उनके जीवन में किस प्रकार आए और किस तरह से एक पिता के रूप में उन्होंने बेबी हालदार की पढ़ने की इच्छा को संतृप्त किया और उसकी पढ़ाई को जारी रखवाते हुए उसके बच्चों की देखरेख का भी पूर्ण जिम्मा अपने ऊपर उठाया। हालांकि वो अपने संतानों की भी पूर्ण देखरेख किया करते थे, लेकिन बेबी हालदार के इस आकर्षण को देख करके कि वो पढ़ाई के प्रति कितनी आकर्षित है और परिस्थिति अभाव की परिस्थितियों में रहने की वजह से वो अपने इसी जो इच्छा है, अभिलाषा है, उसको पूर्ण नहीं कर पाई है, उसमें उन्होंने सहयोग दिया और सहयोग का ये परिणाम रहा कि बेबी हालदार जो है वो बहुत सुंदर साहित्यिक रचनाकर्ता के रूप में उभर कर सामने आई। ये पाठ बहुत विस्तृत है और विस्तार से यहाँ पे आलो आंधारी शीर्षक से बेबी हालदार ने अपने जीवन के संघर्ष को हमारे सामने उद्धृत किया है। किस तरह से एक स्त्री जो है वो पुत्री के रूप में, फिर पत्नी के रूप में, फिर माँ के रूप में हर एक क्षेत्र में अपनी भूमिका निभाती है। लेकिन समाज के कई ऐसे वर्ग हैं, यानी घर के ही कुछ पुरुष प्रधान जो लोग हैं, वो स्त्री के उसी स्थान को बहुत ज्यादा प्रताड़ित करते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा दमित और दलित करते जा रहे हैं, जो कि उचित नहीं है। तो इसी प्रताड़ना का एक विस्तृत खाका जो है, एक विस्तृत चित्र जो है, यहाँ बेबी हालदार ने हमारे सामने प्रस्तुत किया है। क्या कहती हैं देखिए। मैं अब अपने किराए के घर में थी, सब समय सोचती रही कि काम न मिला तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी, कैसे उन्हें पालूंगी पोसूंगी। मैं स्वयं एक घर से दूसरे घर काम खोजने जाती थी और दूसरों से भी काम जुटाने के लिए कहती थी। मुझे ये चिंता भी थी कि महीना खत्म होने पर घर का किराया देना होगा, पता नहीं इससे कम किराए में कोई घर मिलेगा या नहीं। काम के साथ मैं घर भी ढूंढ रही थी। 1.5 सप्ताह बीत गए और काम कहीं नहीं मिला। मुझे बच्चों के साथ उस घर में अकेले रहते देख आसपास के सारे लोग पूछते, तुम यहाँ अकेली रहती हो? तुम्हारा स्वामी कहाँ रहता है? तुम कितने दिनों से यहाँ हो? तुम्हारा स्वामी वहां क्या करता है? तुम क्या यहाँ अकेली रह सकोगी? तुम्हारा स्वामी क्यों नहीं आता? ऐसी कई बातें सुन मेरी किसी के पास खड़े होने की इच्छा नहीं होती थी, किसी से बात करने का मन नहीं करता था। बच्चों को साथ लेकर मैं उसी समय काम खोजने निकल पड़ती। कुछ घंटों बाद जब मैं घर लौटती तो फिर पड़ोस की औरतें आकर पूछती, क्यों, काम मिला? फिर मेरे चेहरे का भाव देख कोई ना कोई मुंह से कूक चूक बात कहती, मिल जाएगा मिल जाएगा, इधर वो ढूंढने डालने से मिल जाएगा। मैं उनकी बातें अनसुनी करके अपने बच्चों से बातें करने लगती। अब अंधेरे घर का उजाला जो आलो अंधारी का यहाँ पे बंगाली से हिंदी में कन्वर्जन है, उसी के विषय में देखिए क्या कहती हैं ये अपने आगे की बात में। मेम साहब की कोठी के सामने की कोठी में सुनील नाम का 30-32 साल का एक युवक जो है वो मोटर चलाता था। मुझे पहचानता था, इसलिए मैंने उससे भी अपने काम के बारे में कह रखा था। एक दिन रास्ते में मुझे देखकर उसने पूछा, क्या तुम उस कोठी में काम नहीं करती? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा मुझे उस कोठी में छोड़े 1.5 सप्ताह हो गए, अभी तक मुझे कोई काम नहीं मिला है। तो वो बोला, ठीक है, मुझे काम के बारे में कुछ पता चलेगा तो मैं जरूर बताऊंगा। 2-1 दिन बाद दोपहर को बच्चों को खिला पिलाकर मैं उनके साथ सो रही थी कि सुनील आया और बोला, क्यों, काम मिला?
मैंने कहा नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला। वो बोला तो चलो मेरे साथ। मैंने पूछा कहाँ? तो वो बोला काम करना है तो मैं तुम्हें लिए चलता हूँ, बाकी बातें तुम स्वयं ही कर लेना। उसकी बात सुनकर मैं फौरन उसके साथ निकल पड़ी। वहां पहुंचकर सुनील ने गेट के बाहर लगी बेल बजाई और उस घर में से एक बाहर साहब बाहर आए। सुनील सुनील ने उनसे कहा, सर आपने कहा था ना मैं इसे ले आया हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा तुम बंगाली हो? मैं बोली हाँ। इसके बाद काम के बारे में बातें हुई और उन्होंने कहा, देखो यहाँ जो औरत काम करती है मैं उसे 800 रुपया देता हूँ, तुम्हारे पैसों के बारे में मैं तुम्हारा काम देखकर ही बताऊंगा। तो मैं बोली ठीक है भाई, यहाँ कितने बजे आना ठीक होगा? तो उन्होंने कहा तुम जितनी जल्दी आ सकती हो, क्योंकि मैं बहुत सवेरे उठता हूँ। मैं बोली मुझे तो जाकर बच्चों के लिए खाना वाना बनाना होगा, मैं 6-7 बजे तक आ जाऊंगी। इतना कहकर मैं चलने लगी तो मुझे लगा जैसे पैसों के बारे में वो कुछ कहना चाहते हैं। सुनील जाने को हुआ तो मैंने उससे थोड़ा रुक जाने के लिए कहा और वह बोला, तुम बात करके आ जाना, मैं चलता हूँ। मैंने कहा बस थोड़ा सा रुक जाओ। लेकिन साहब ने फिर पैसों की बात नहीं उठाई और सिर्फ इतना कह दिया, कल से तुम काम पर आ जाओ। अगले दिन मैं काम पर गई तो दूर से ही 35-40 वर्ष की एक विधवा को उसी घर में काम के लिए जाता देखा। साहब बाहर पेड़ों में पानी दे रहे थे। मुझे देखते ही वो भीतर गए और उस औरत से साफ साफ बातें कर उसी समय उसे काम से हटा दिया। वह औरत भी बंगाली थी। बाहर आते ही उसने मुझे गालियां देना शुरू कर दिया। मैंने कहा भाई देखो मैं कुछ नहीं जानती, यदि जानती होती तो यहाँ पहले से अगर कोई काम कर रहा है तो मैं क्यों आती? मुझसे कहने से कोई लाभ नहीं है, तुम साहब को ही मेरी तरफ से जाकर बता दो कि वह इस तरह काम करने को राजी नहीं है। उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और बकते-बकते चली गई। साहब आकर मुझे भीतर लेकर गए और सब कुछ समझा बुझा दिया कि क्या करना है, कब करना है, क्या नहीं करना है। बस उसी दिन से मैं अपने मन से ही खाना-वाना बनाकर टेबल पे रखकर घर जाने लगी। मेरा काम देखकर घर के सभी आश्चर्य करते। एक दिन साहब ने पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने समय में और इतनी अच्छी तरह से कैसे कर लेती हो? कहीं सीखा है तुमने ये सब? मैंने कहा घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से मुझे इस चीज का अभ्यास है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे, इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो पाया। मैं इस तरह रोज सवेरे आती और दोपहर तक का सारा काम खत्म करके चली जाती। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा तो मैंने कहा मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ लेकिन वैसा सुयोग कहाँ, फिर भी चेष्टा तो करूंगी बच्चों के लिए। उन्होंने एक दिन बुलाकर कहा तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना, यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहां बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहां छोड़ देना, घर जाते समय अपने साथ ले जाना। मैं बच्चों को साथ लेकर आने लगी। उन्हें स्कूल में छोड़कर घर अपने काम के लिए लग जाते। स्कूल से जब बच्चे मेरे पास आते तो साहब उन्हें कुछ ना कुछ खाने को देते। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। तो मैंने साहब से कहा यदि उन्हें पता चले कि किसी और के यहाँ भी काम करने वाले की जरूरत है तो मुझे बताएं। उन्होंने कहा ठीक है, आसपास पता करके हम बता देंगे, लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है। फिर भी मुझे अपना ये घर तो छोड़ना ही होगा। मैं ये सोचकर अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। अपने दादा यानी पारिवारिक जनों, भाई आदि के आस पास के एरिया में घर मिल भी गया और उसी दिन पुराना घर छोड़कर मैं उसमें चली गई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपया ही था, लेकिन वॉशरूम वगैरह की जो सुविधा है उसके लिए उन्हें बाहर जाना होता था। तो मैंने सोचा जब सब इसी तरह रह रहे हैं तो क्या मैं क्यों नहीं रह सकूंगी? वहां भी लोग मेरे बारे में कुछ ना कुछ जानने की चेष्टा करते हैं, मुझे ले लेकर तरह तरह की बातें करते। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो कोई नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो कोई मुझे देखकर दबी जबान से कुछ कहने लगता। इन सब बातों से मुझे लेना देना नहीं है। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिलाकर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते, कैसे अपना घर चलाऊंगी, कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर के लोग आपस में खूब बातें करते थे। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और दो एक कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। मैं रोज साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया। वह मेरा प्रश्न और कोई बात करके टाल देते, लेकिन उन्हें देखकर मुझे अच्छा लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। शायद वो सोचते थे कि मुझसे वह सब नहीं होगा और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। शायद इसीलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा खर्च कितना हो जाता है? शर्म से मैं कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने दोबारा नहीं पूछा। मुझे जैसे सवेरे जल्दी उठकर बिना कुछ खाए पिए काम पर जाना पड़ता था। खाना वाना बनाकर मैं घर जाती। वही साहब
काम वहां जाकर करती। साहब कहते तो कुछ नहीं थे, लेकिन कभी कभी कुछ कर बैठते जिससे मैं जान जाती थी कि मन में मेरे लिए माया है, यानी थोड़ा बहुत मेरा सम्मान करते हैं या मेरी चिंता करते हैं। सवेरे उनके यहाँ जाने पर कभी देखती कि वो बर्तन पहुंच रहे हैं, तो कभी देखती झाड़ू लेकर जाले, तो कभी उन्हें झाड़ू लेकर जाले ढूंढते हुए मैंने देखा है। तो मैं पूछती कि ये सब उन्हें करने की क्या जरूरत है, तो वह इधर उधर का कोई बहाना बनाकर बात को टाल देते। उनके यहाँ काम करने में मुझे बहुत सुख मिला। वहां कोई भी मेरे काम को लेकर के कुछ नहीं कहता था, कोई यह तक नहीं देखता था कि मैं कुछ भी कर रही हूँ या नहीं। मुझे सवेरे देखते ही साहब का चेहरा खिल जाता था, लेकिन वे बोलते कुछ भी नहीं थे। वह जिस तरह से मुझे देखते थे, मुझे लगता था कि जैसे सोच रहे हैं उस बेचारी को किस अपराध के पीछे अपना घर परिवार छोड़कर अपने बच्चों के साथ यहाँ रहने के लिए बाध्य होना पड़ा है। उन्हें जब तक जितना मैं जान सकी थी, उससे मुझे लगता था कि कहीं मुझे दुख ना पहुंचे इस डर से वह मुझसे इस तरह की कोई बात भी नहीं करते थे। वह कुछ कहना शुरू करते, फिर अचानक चुप हो जाते। कुछ दिनों बाद एक दिन हठात ही उन्होंने पूछा, अच्छा बेबी ये तो बताओ कि यहाँ से जाकर तुम क्या करती हो? तो मैंने कहा, मैं जाते ही खाना बनाने में लग जाती हूँ, साथ ही अपने बच्चों को नहलाती धुलाती हूँ, फिर उन्हें खिला पिला कर सुला देती हूँ, तीसरे पैर उनके साथ थोड़ा घूम घाम आती हूँ, फिर शाम को संध्या पूजन करके उन्हें पढ़ने बिठा देती हूँ, रात में फिर उन्हें खिलाना पिलाना और सुलाना, और सवेरे जल्दी जल्दी यहाँ के लिए निकल आना। बस यही है सारे दिन का काम। तो वो बोले, अच्छा फिर तो तुम और काम ढूंढ रही हो, तो उसके लिए समय कहाँ से आएगा? तो मैं बोली, इसी में से निकालना होगा, नहीं तो क्या, बिना किए कोई और दूसरा चारा भी तो नहीं है। इस पर उन्होंने कहा, देखो यदि मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं तब तक तुम कहीं और काम के लिए नहीं जाओगी ना। उनकी बात सुनकर मैं सोचने लगी कि मेरा कितना ख्याल करते हैं, कितना मुझे चाहते हैं। फिर उन्होंने फिर पूछा, क्यों क्या हुआ? तुमने कुछ बताया नहीं, क्या सोच रही हो? मैं बस कुछ भी तो नहीं कहकर चुप हो गई। तो उन्होंने कहा, देखो बेबी, तुम समझो कि मैं तुम्हारा बाप, भाई, माँ, बंधु सब कुछ हूँ। ये कभी मत सोचना कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं है। तुम अपनी सारी बातें मुझे साफ-साफ बता सकते हो, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं लगे मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। थोड़ा रुक कर फिर उन्होंने कहा, देखो मेरे बच्चे मुझे तातुश कहते हैं, तुम भी मुझे वही कहकर बुला सकती हो। उस दिन से ही मैं उन्हें तातुश कहकर बुलाने लगी। मैं तातुश कहकर उन्हें बुलाती तो वो बहुत खुश होते और कहते, तुम मेरी लड़की जैसी हो, इस घर की लड़की हो, कभी ये मत सोचना पराई हो। वहाँ कोई भी मेरे साथ पराई जैसा व्यवहार नहीं करता। तातुश के 3 लड़के थे। उस समय तक मैंने एक ही को देखा था, वह उनका सबसे छोटा लड़का था। उसके मुँह में जैसे ज़बान ही नहीं थी। मैं किचन में ही काम कर रही होती तब भी चाय बनाने के लिए मुझसे ना कह कर के वो स्वयं में अपनी चाय बना लेता था। उसकी आदत ही थी कम बोलने की, मुझसे तो क्या वह किसी से भी ज़्यादा नहीं बात करता था। तो तातुश ने एक दिन बताया कि उसका बड़ा लड़का आ रहा है। उन्होंने कहा, मेरा बड़ा लड़का मानो तुम्हारा बड़ा भाई। तातुश की इस तरह की बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सोचती कि सच में वह मुझे बहुत चाहते हैं। 1-2 दिन बाद मैं सवेरे काम कर रही थी तो तातुश ने बुलाकर कहा, बेबी तुमने क्या घर बदल लिया? मैंने हाँ कहा तो वो बोले, तुमने घर बदला और मुझे बताया तक नहीं। मुझे चुप देख उन्होंने कहा, ये तुमने ठीक नहीं किया बेबी। मैंने सोचा, सचमुच ही मुझसे भूल हो गई, एक बार बताना तो चाहिए था। मेरे ना बताने से उनको दुख हुआ होगा ये तो मालूम पड़ गया कि, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि उन्हें पता कैसे चला। स्वयं उन्होंने ये कहकर बात साफ कर दी कि सुनील ने बताया था। मैं अभी सोच ही रही थी कि सुनील को कहाँ से पता चला होगा, तो तातुश ने फिर कहा, सुनील तुमसे मिलने तुम्हारे पुराने घर गया था। वहां तुम्हें न देखकर उसने आसपास के लोगों से पूछा तो पता चला तुम कहीं और चली गई हो। तातुश ने आगे बढ़ाया कि सवेरे वह दूध लेने गए थे तो वहां सुनील मिला। उन्हें देखकर सुनील ने पूछा, बेबी क्या आपके यहाँ काम नहीं करती? तो तातुश ने के पूछने पर कि ऐसा क्यों सोच रही हो? तो सुनील ने कहा, बेबी वहां नहीं रहती जहाँ पहले रहती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि शायद अब आपके पास भी नहीं है। तो तातुश मुझसे बोले, सुनील नहीं बताता तो मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। तो मुझे सुनकर बहुत बुरा लगा। मैंने सोचा सचमुच मुझसे अन्याय हो गया। वे थोड़ी देर मेरे चेहरे की ओर देखते रहे, फिर पूछा, अभी जब मैंने तुम्हें बुलाया तो तुम क्या कर रही थी? तो मैं बोली, ऊपर डस्टिंग कर रही थी। तो वो बोले, तो जाओ अपना काम करो। मैं डस्टिंग करने ऊपर चली गई। वहां एक कमरे में 3 अलमारियां किताबों से भरी हुई थी। उनको देखकर हमेशा मेरे मन में यही बात उठती कि उन्हें कौन पढ़ता होगा। उनमें बांग्ला की भी काफी किताबें थी। कभी-कभी मैं 1-2 किताबें खोल करके भी देखती। एक दिन मैं उसी कमरे में डस्टिंग कर रही थी कि तातुश वहां आ गई। उन्होंने देखा मैं बांग्ला की कोई किताब उलट-पुलट रही हूँ। उस दिन उन्होंने मुझसे कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब मैं कमरे में
जब मैं सवेरे काम पर आई और चाय बनाकर उन्हें देने गई तो उन्होंने पूछा, क्या तुम पढ़ना लिखना जानती हो? तो सुनकर मैं मन महसूस कर रह गई और एक ऊपरी हंसी हंसकर जाने लगी। तो फिर उन्होंने पूछा, क्या बिल्कुल ही नहीं जानती क्या? तो मैं बोली, झूठ क्यों कहूँ कि एकदम ही नहीं जानती, लेकिन हाँ, जानना नहीं के बराबर ही है। तो उन्होंने पूछा, फिर भी कहाँ तक पढ़ी है? तो मैं बोली, 6ठी 7वीं तक। उतनी पढ़ाई किस काम की? मुझे लगा मेरी बात सुनकर तातो सोचने लगे। उस दिन उन्होंने फिर कुछ और नहीं कहा। अगले दिन मैं आई तो वो मुझे देखकर हंसने लगी। वैसे भी उनके चेहरे पर हर समय हंसी रहती थी। देखकर लगता था कि उनके मन में गुस्सा है ही नहीं। बोलते भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता थे। उन्हें देखकर मुझे श्री राम कृष्ण याद आ जाते थे। मैं उनसे बातें करने लगी थी तो फिर वे वहां से उठने के लिए मेरी इच्छा ही नहीं होती थी। और एक बार बातें शुरू हुई नहीं कि इधर उधर की ना जाने कितनी बातें मुझे बताने लगते। तो मैं तातुश के पास खड़ी यही सब सोच रही थी कि हठात वे बोले, अच्छा बेबी, तुम्हें किसी लेखक का नाम याद है? मैंने उनकी ओर देखते हुए झट से कहा, हाँ, कई तो है। रविंद्रनाथ ठाकुर, काजी नजरुल इस्लाम, शरद चंद्र, सत्येंद्र नाथ दत्त, सुकुमार राय। मैंने इन लोगों के नाम लिए तो पता नहीं क्यों तातुश ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आश्चर्य से ऐसे देखा जैसे उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। थोड़े समय बाद फिर वो बोले, तुम्हें लिखने पढ़ने का शौक है? मैंने कहा, हाँ। शौक होने से क्या हुआ, लिखना पढ़ना तो अब होने से रहा। उन्होंने कहा, होगा क्यों नहीं भाई, मुझे को देखो, अभी तक पढ़ता हूँ। तुम्हें क्या पता नहीं मैं कितनी किताबें, ये इतनी किताबें मैंने क्यों छोड़ रखी है, मैं पढ़ सकता हूँ। तो क्या तुम नहीं पढ़ सकती? उन्होंने फिर कहा, तुम जरा मेरे साथ ऊपर चलो। मुझे ऊपर ले जाकर उन्होंने अलमारी से किताब निकाली और कहा, बताओ ये क्या लिखा है? तो मैंने देखकर सोचा और पढ़ भी ठीक ही लूंगी। फिर सोचा लेकिन गलती हो गई तो क्या? मैंने फिर सोचा, कह दूंगी मुझसे पढ़ना लिखना नहीं होता। तातुश मेरे मुंह की ओर देखे जा रहा था। उन्होंने कहा, पढ़ो न, कुछ तो पढ़ो। मैंने तब बोल ही दिया, आमार में बेला, तस्लीमा नसरीन। तातुश बोले, तुम यही सोच रही थी ना कि कहीं गलती तो नहीं हो जाएगी? मैं हंसने लगी। वे बोले, ये किताब तुम ले जाओ और घर पे जब भी समय मिले तो उसको पढ़ना। मैं किताब लेकर घर चली गई। रोज उसमें से 2-2 पेज पढ़कर रखती। मैं किताब लेकर पढ़ने बैठती तो आसपास के लोग देखकर आपस में न जाने क्या 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 बातें करते। मैं उनकी बातें अनसुनी कर देती। तो किताब पढ़ने में पहले मुझे थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन धीरे धीरे वो दूर होने लगी। किताब पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। कुछ दिनों बाद तातुश ने एक दिन पूछा, जो तुम किताब लेकर गई थी ठीक से पढ़ तो रही हो ना? तो मैंने हाँ कहकर सिर हिला दिया। तो वो बोले, तुम्हें एक चीज दे रहा हूँ, तुम उसका इस्तेमाल करना, समझना कि वो भी मेरा ही काम है। मैंने पूछा, कौन सी चीज? तो तातुश ने अपने लिखने के टेबल के ड्रॉर से एक पेन और कॉपी निकाली और बोले, इस कॉपी में तुम लिखना। लिखने को तुम अपनी जीवन कहानी भी लिख सकती हो। वो संभालने के बाद से अब तक की जितनी भी बातें हैं वो तुम्हें याद है, और इस कॉपी में रोज थोड़ा थोड़ा लिखना। पेन और कॉपी हाथ में लिए मैं सोचने लगी कि इसका तो कोई ठिकाना ही नहीं है, जो लिखूंगी वो कितना गलत या सही था। तो उसने पूछा, तो क्या हुआ, क्या सोचने लगी? मैं चौंक पड़ी। फिर बोली, सोच रही थी कि लिखूंगी या नहीं। तो वे बोले, जरूर लिख सकोगी, लिख क्यों नहीं सकती? जैसे बने वैसे लिखना, यानी जैसे तुम्हें आई वैसे लिखना। इसको बंगाली भाषा का अच्छा ज्ञान था। तो पेन और कॉपी लेकर के मैं घर गई और उसी दिन से रोज 1-2 पेज जो है लिखने लगी। लिखती और वह किताब भी पढ़ती। सवेरे काम पर आती तो तातुश पूछते, कुछ लिखा या नहीं? यदि हाँ कहती तो खुश होते और कहते, तुम यदि रोज लिखोगी पढ़ोगी तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा प्यार करूंगा। किसी न किसी दिन लिखते पढ़ते इतनी रात हो जाती कि जब तक आसपास के लोग एक नींद लेकर के नहीं उठ जाते, नींद टूटने पर वो देखते हैं कि मैं जगी हुई हूँ, तो सवेरे कोई ना कोई पूछ बैठता है, बताओ तो इतना क्या लिखती पढ़ती रहती हो? मैं कहती हूँ कुछ भी नहीं। मुझे उन लोगों की बातें अच्छी नहीं लगती थी। फिर वहां कुछ अन्य असुविधाएं भी थी जिसके कारण मैं वह भाड़े का घर छोड़ना भी चाहती थी। सब समय मैं यही सोचा करती थी कि उससे अच्छी जगह कहाँ मिल सकती है। वहां पानी की असुविधा थी, वहां बाथरूम की असुविधा थी, घरों के बीच बाथरूम एक ही था। सवेरे कोई अगर टॉयलेट आदि के लिए उसमें घुसता तो दूसरा उसमें घुसने के लिए बाहर खड़ा रहता। और अगर उसे फ्रेश भी होना है, यानी अगर शंका से निशंक भी होना है, लेकिन वह भी चैन से, वहां उसको स्थान नहीं मिल पाता क्योंकि सुअर पीछे से आकर के तंग करते। लड़के लड़कियां बड़े बूढ़े सब हाथ में पानी की बोतल लिए बाहर जाते नजर आते दैनंदिन प्रक्रिया के लिए। अब वे वहां बोतल संभाले या सुअर भगाए। मुझे तो ये देख देख कर बहुत खराब लगता है, लड़कियों को हाथ में बोतल लिए जाते देख। मैंने इससे पहले भी कभी किसी
मैंने इससे पहले कभी किसी को नहीं देखा। तो तातुश ने मुझसे पहले ही पूछा था, तुम जहाँ रहती हो वहां कोई बाथरूम है कि नहीं? ऊपर एक बाथरूम है, तुम चाहो तो वहीं नहा धोकर निपट सकती हो। उस दिन से मैं वहीं सब कुछ करके घर जाती। किसी-किसी दिन घर पहुँचने में देर हो जाती तो मकान मालिक की स्त्री पूछने लगती, "इतनी देर क्यों हुई?" कभी-कभी ये जानना चाहती थी कि कहाँ गई थी। उसकी बात सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा होता। मैं सोचती, ये भी कोई बात हुई कि मैं सारा दिन काम कर लौट रही हूँ और लौटूँ तो बेमतलबी कि इन बातों को सुनने को मिले। मैं क्या किसी की नौकरानी हूँ? ये सब सुनना ही मुझे पड़ेगा। घर का भाड़ा देने में तो मैं 1 दिन भी नहीं निकालती, तो फिर मेरे कहीं जाने से इन लोगों को इतना दर्द क्यों होता है? और मैं जाती भी कब-कब थी, तो समय ही कहाँ था मेरे पास। काम करके लौट ली तो लिखते-पढ़ते बैठ जाती। कभी-कभी सविता से ज़रूर मिल आती। मेरी एक पुरानी कोठी की सहेली थी, उसके यहाँ घर, यहाँ से लौटने में कभी देर हो जाती। एक सहेली भी थी, उसके यहाँ से लौटने में मुझे देर हो जाती, तो सभी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं किसी बहुत बड़ा अपराध करके आ रही हूँ। बाज़ार, हाट, ये जहाँ भी जाना होता था तो वो बूढ़ी मकान मालकिन की स्त्री कहती, "कहाँ जाती हो रोज़-रोज़? तेरा स्वामी है नहीं? तू अकेली ही रहती है, तुझे इतना घूमने-घुमाने की क्या ज़रूरत है?" तो मैं सोचती मेरा स्वामी मेरे साथ नहीं है तो इसका मतलब मैं क्या कहीं घूम फिर भी नहीं सकती, और फिर उसका साथ में रहना भी तो ना रहने के बराबर है। उसके साथ रहकर मुझे शांति नहीं मिली। उसके साथ होते हुए भी पाड़े के लोगों की क्या-क्या बातें मैंने नहीं सुनी। जब उसी ने उन बातों को लेकर के मुझे कभी कुछ नहीं कहा, तो आँख मुँह बंद किए चुप ना रहती तो क्या करती? तो इस तरह से तातुश के सहयोग से उन्होंने अपने अध्ययन अध्यापन को वापस से चालू किया है, और इसी अध्ययन अध्यापन के क्रम में वो आगे बढ़ कर के जो है अपने इसी कार्य को आगे बढ़ाती है। तो देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, जब मेरे स्वामी के सामने वहाँ के लोग मुँह बंद नहीं होते थे, तो यहाँ तो बच्चों को लेकर के मैं अकेली थी। यहाँ तो वैसी ही बातें सुनने को मिलती थी। मैं काम पर जाती आती तो आस-पास के लोग एक-दूसरे को बताते कि इस लड़की का स्वामी यहाँ नहीं रहता, अकेले ही भाड़े के घर में बच्चों के साथ रहती है। दूसरे लोग ये सुनकर मुझसे छेड़खानी करना चाहते थे, मुझसे बातें करने की चेष्टा करते थे। पानी पीने के बहाने से मेरे घर आ जाते थे। मैं अपने लड़के से उन्हें पानी पिलाने के लिए कहकर कोई बहाना बनाकर निकल आते थे। इस तरह जब मैं बच्चों के साथ कहीं जा रही होती तो लोग ज़बरदस्ती ना जाने कितनी तरह की बातें करते थे। तो कितनी सीटियाँ मारते थे, कितने ताने मारते थे, लेकिन मुझ पर इनका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं उनसे बचकर निकल जाती थी। तातुश के यहाँ जब भी पहुँचती तो वो बताते कि उनमें उनके किसी बंधु ने उनके लिए फिर से मेरी पढ़ाई-लिखाई के बारे में मेरे से पूछा है, तो मैं खुशी में मैं वह सब कुछ भूल जाती जो रास्ते में मेरे साथ घटना। और तातुश के कुछ बंधु कोलकाता और दिल्ली में थे, जिन्हें वो मेरे पढ़ने लिखने के बारे में बताते रहते थे। वे लोग भी चिट्ठियाँ लिखकर या फ़ोन पर तातुश से मेरे संबंध के बारे में, यानी मेरे संबंध में बातें पूछते रहते थे। एक दिन जब मैं घर में बैठी थी तो मेरे बच्चों से बातें कर रही थी, तभी मकान मालिक का बड़ा लड़का आकर दरवाजे पे खड़ा हो गया। मैंने उससे बैठने को कहा तो बस वह बैठा तो उठने का नाम ही नहीं ले। उसने बातें चालू की तो लगा वे खत्म ही नहीं होंगी। उनसे बातें ऐसी थी कि जवाब देने में मुझे शर्म आ रही थी। मैं उससे वहाँ से चले जाने के लिए भी नहीं कह पा रही थी, स्वयं भी बाहर नहीं जा सकती थी क्योंकि वो दरवाजे पर ऐसे बैठा था। उसकी बगल से उसकी बगल से निकला नहीं जा सकता था। मैं समझ रही थी कि ये क्या कहना चाह रहा है। ऐसे में उसकी बातों को अनसुना ना करती तो क्या करती। मैंने सोचा अब मेरा भला इसी में है कि इस घर को भी जल्दी से जल्दी छोड़ दूँ। उनकी बातों से ये साफ-साफ स्पष्ट हो गया था कि यदि मैं उनके कहने पर चलूँगी तो उस घर में रह सकूँगी, नहीं तो नहीं। तो मैंने सोचा क्या इतना सहज है, घर में कोई मर्द नहीं है तो इसका क्या इसी से मुझे हर किसी की बात ज़बरदस्ती माननी होगी। मैं कल ही कहीं और घर ढूँढ लूँगी। तो मैं अपने काम पर जाती और साथ ही घर भी ढूँढती। एक दिन काम पर से मैं घर की ओर लौट रही थी तो मेरे बच्चे रोते-रोते दौड़ते चले आ रहे थे मेरे पास। आप बोले, "मम्मी, मम्मी जल्दी चलो हमारा घर उन्होंने तोड़ दिया।" बच्चों की बात से मैं चौंक पड़ी। ये क्या हो गया भई? मैंने कहा चलो चलकर देखती हूँ। वहाँ पहुँचकर देखा कि सचमुच ही घर का सारा सामान बाहर बिखरा पड़ा है। सब देख कर के मैं सिर पकड़ कर बैठ गई और सोचने लगी कि बच्चों को लेकर के अब कहाँ जाऊँ? इतनी जल्दी दूसरा घर और कहाँ मिलेगा बच्चों को? अपने
पास बिठाई, मैं रोने लगी। तो उन्होंने सिर्फ मेरा घर ही नहीं तोड़ा था, आस-पास के और भी जो घर थे उन्हें भी तोड़ डाला था, लेकिन उन घरों में कोई न कोई मर्द, बड़ा लड़का या स्वामी ज़रूर था। जबकि मेरे यहाँ होते हुए भी कोई नहीं था, इसलिए मेरा सामान अभी तक इसी तरह बिखरा पड़ा है, जबकि दूसरे घरों के लोग अपना सामान एक जगह सहेज कर नया घर खोजने निकल पड़े। हमें छोड़ वहाँ से वहाँ हमें वहाँ छोड़ वहाँ सब कुछ ही, बस कुछ ही लोग बचे थे। वे इसलिए रुक गए क्योंकि मेरे बच्चों से उन्हें मोह था और घर की वैसी हालत में उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। वे जो है उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहते थे। मैं रो रही थी, मुझे रोते देख मेरे बच्चे भी रोने लगे। ऐसे समय में मेरी मदद को सामने आने वाला मेरा कोई अपना था ही नहीं, पास ही मेरे 2 भाई रहते थे। उन्हें मालूम था कि मैं यहाँ रहती हूँ, उन्हें ये भी मालूम था कि वहाँ के सभी घर जो है वो तोड़ दिए गए हैं। फिर भी वो मेरी खोज खबर लेने नहीं आए थे, तो मैंने सोचा माँ आती होगी तो देखती हूँ। तो आज माँ देखेगी कि कहेगी कि आज मैं किस हाल में हूँ, पता नहीं मेरे भाग्य में अभी और कितना कष्ट, कितना खौफ और दुःख जो है भोगना लिखा है। तो इस तरह से जो है आपको पता है कि समाज की ये मान्यता है कि बिना पुरुष के जो स्त्री है, वो बिना छत वाले मकान के रूप में जानी जाती है, जिसमें आर-पार झाँका या देखा जा सकता है। बस वैसा ही कुछ जीवन था इस बेबी हालदार का, लेकिन बेबी को तातुश का जो सहयोग मिला, तातुश जो उसकी शक्ति के रूप में हमेशा सपोर्टर के रूप में उसके पास खड़े रहते थे और किस तरह से इसका छोटा-मोटा जो लेखन है बंगाली भाषा का, एक बहुत अच्छा जो रचनाकार है या रचना कर्म इसने किया और जो है उससे सभी को उन्होंने न केवल अचंभित कर दिया बल्कि हिंदी साहित्य के अंदर एक आत्मकथा या जीवनी के रूप में एक नई विधा को भी लेखन शैली में विकसित किया। तो आज की कक्षा में इतना पर्याप्त है बेटा। मिलते हैं हम अपनी कल की क्लास में जो होगी इसी समय पर और उसमें भी हम अपने इसी पाठ का रीडिंग करेंगे ताकि आप लोगों को ये पाठ अच्छे से समझ आ जाए। धन्यवाद बेटा।